Okay, students, so let's start our new chapter that is called periodic classification of elements. Okay, students, तो मैं आपको बता दूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इनफैक्ट मैं हर चैप्टर के पहले ऐसा ही बोलता हूं, आप सोच रहे होंगे, पर ये वाकई में काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है. देखो, इस चैप्टर में हम एक चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल. जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल. क्या होता है ये पीरियोडिक टेबल? देखें, ये जो एक टेबल टाइप की चीज आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी, दिस इज एक्चुअली पीरियोडिक टेबल. तो आप समझ सकते हैं पीरियोडिक टेबल कितना इंपॉर्टेंट होता होगा कि एक आदमी ने अपने बेडशीट पे पीरियोडिक टेबल बना रखा है. ओके, ये देखो एक कप है, उस पे पीरियोडिक टेबल बना. किसी आदमी ने अपनी कार पे पीरियोडिक टेबल पेंट करा रखा है, किसी ने शर्ट पहन रखी है पीरियोडिक टेबल की. तो आप समझ सकते हैं ये पीरियोडिक टेबल कितना इंपॉर्टेंट चीज होता होगा. बताऊं कि केमिस्ट्री के लिए तो पीरियोडिक टेबल बाइबल है, बाइबल. गीता है, गीता. कुरान है, कुरान. समझ रहे हो? केमिस्ट्री में शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ होती है तो शायद वो पीरियोडिक टेबल होती होगी. और ये बहुत मदद करती है हमारी केमिस्ट्री पढ़ने में. जैसे देखो आप, क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. कितने? 115 एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, 115 एलिमेंट्स. जैसे कुछ मैंने यहां पे बनाए हैं, एल्युमिनियम, बेरियम, बोरियम, ब्रोमीन, सोडियम, सल्फर, गैलियम. तो ऐसे 115 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास. और ये सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपस में अलग अलग होती है. जैसे आप देखो, सब अलग अलग से दिख रहे हैं आपको, सबकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है. तो आप सोच के देखो जरा, अगर आपको 115 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है तो कितना डिफिकल्ट और वास्ट काम होगा ये. पहले आप एक एलिमेंट के बारे में पढ़ोगे, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, ऐसे करते करते इतने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जान निकल जाएगी आपकी. तो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाएगा केमिस्ट्री. आप सोचेंगे अभी भी तो बहुत डिफिकल्ट ही होता है. बट एनीवेज, अगर 115 एलिमेंट्स को हम अलग अलग पढ़ें तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. इसलिए क्या किया जाता है कि उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है. उनको छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, फिर उन ग्रुप्स को स्टडी करते हैं, जिससे आसान हो जाता है. कैसे, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे एक्चुअली. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. ये ग्रोसरी शॉप है. ग्रोसरी शॉप में बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है. लेकिन आप देखो, ग्रोसरी शॉप को बहुत कायदे से अरेंज किया जाता है. जैसे आप देखो, यहाँ पे एक टाइप की जितनी बॉटल्स हैं वो एक साथ रखी हुई है. यहाँ पे देखो, जितने फ्रूट जूसेस हैं उनको एक साथ रखा गया है. यहाँ पे चॉकलेट वाली आइटम्स एक साथ रखी गई है. यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स एक साथ रखी गई है. तो क्या होता है, ग्रोसरी शॉप में सब एक जैसी चीजें एक साथ रखी गई होती है. क्यों? अरे सोच के देखो ना, सब मिक्स्ड है. मान लो सब मिक्स्ड है, कुछ भी कहीं भी रखा हुआ है. आप दुकान पे गए, आपने बोला कि यार एक कोका कोला का कैन दे दो. अब क्योंकि सब कुछ एकदम बिखरा हुआ है, कुछ भी कहीं भी रखा हुआ है, तो 2-3 दिन तो उस दुकानदार को कोका कोला खोजने में निकल जाएंगे. समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए सब कुछ बिल्कुल सजा के अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है, ताकि आप जब भी बोलो कि यार कोका कोला की एक बॉटल या कैन चाहिए, वो आराम से यहां से निकाल के आपको दी जा सके. समझ लो? तो वैसा ही कुछ हम ये करते हैं 115 एलिमेंट्स के साथ. ये जो एलिमेंट्स हमारे पास, इनको भी हम ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं. जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, इनको भी हम ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं. जैसे सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग जरूर होती हैं, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी आपस में मिलती जुलती होती है. तो जो एलिमेंट्स मिलते जुलते होते हैं उनको एक ग्रुप में रख देते हैं. फिर जो एलिमेंट्स आपस में मिलते जुलते होते हैं उनको एक अलग ग्रुप बना लेते हैं. ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बना लेते हैं. ठीक है, फिर हम एक एक करके एक एक ग्रुप को स्टडी करते हैं, जो कि आसान होता है. तो ये सब काम कैसे किया जाता है, यही इस चैप्टर में एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स. तो कम ऑन स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, डिफरेंट अटेम्प्ट्स टू ग्रुप एलिमेंट्स. तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि 115 एलिमेंट्स हैं जिनको हम ग्रुप करना चाहते हैं ताकि उनको आसानी से पढ़ा जा सके. बट क्या लगता है आपको, बहुत आसान काम है ये? बिल्कुल नहीं. पहले तो कौन कौन से ग्रुप बनाने हैं, कितने ग्रुप बनाने हैं, किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट जाना चाहिए, बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें हैं सोचने के लिए. तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट तरीके से कोशिश की वो ग्रुप्स बनाने की. कुछ उसमें से सक्सेसफुल हुए, कुछ नहीं. तो उसमें से कुछ मेजर अटेम्प्ट्स, जो खास करके अच्छे अटेम्प्ट्स थे डिफरेंट साइंटिस्ट के, वो हम यहां पर देखेंगे. तो जो सबसे पहला सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट था वो था ये डॉबेनियस ट्राइड्स. हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा गड़बड़ हो यहां पे, बट प्लीज मुझे माफ करें. तो ये जो ग्रुपिंग थी, ये जो क्लासिफिकेशन था,
वो इन साइंटिस्ट जी ने दिया था, डोबेरेनियर, इन साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने ये ग्रुप 1829 में बनाया था। उस टाइम पे लगभग 30 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता था। ऐसे तो 115 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उस टाइम पे 1829 में इतने एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं था हमें। उस टाइम पे सिर्फ 30+ एलिमेंट्स के बारे में पता था। तो आप सोच सकते हैं इनका काम थोड़ा सा आसान हो गया था, थोड़ा नहीं काफी आसान हो गया था, क्योंकि सिर्फ 30 एलिमेंट्स को ही ग्रुप में डालना था। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने 3 ट्राइड्स डिफाइन किए, 3 ट्राइड्स डिफाइन किए, जिनको सिंपल वर्ड में ग्रुप समझा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए, टेक्निकली बोलेंगे 3 ट्राइड्स बनाए, और हर ट्राइड में उन्होंने 3 एलिमेंट्स रखे। जैसे देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से ट्राइड में। सबसे पहले इस ट्राइड की बात करें तो उसमें उन्होंने लिथियम रखा। ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ट्राइड में कौन से एलिमेंट रखे गए थे। तो फर्स्ट ट्राइड में उन्होंने लिथियम रखा, सोडियम रखा और पोटाशियम रखा, ये 3 एलिमेंट्स रखे। फिर दूसरे ट्राइड की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने रखा कैल्शियम, देखें ऐसा दिखता है कुछ, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम, ये तीनों एलिमेंट्स उन्होंने रखे। और फिर तीसरे ट्राइड में उन्होंने रखा क्लोरीन, ध्यान देंगे आप, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो इस तरह से उन्होंने 3 ट्राइड बनाए। ठीक है, और वो ट्राइड क्यों बोला गया आप समझ ही रहो। ट्राइड इसलिए बोला गया क्योंकि ट्राइड का मतलब है 3, ट्राइड का मतलब है 3, तो इसमें 3 एलिमेंट्स रखे ना उन्होंने, इसलिए। ओके, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को डोबेनियस ट्राइड भी बोल रहे हैं, वो तो आप समझ ही रहोगे। अब देखो, इस तरह से डिवाइड करने का ग्रुप में क्या मतलब था, उनका कहने का मतलब था कि ये जो तीनों हैं वो एक ट्राइड में है, एक ग्रुप में, मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टीज बहुत मिलती जुलती हैं। वैसे इन तीनों की प्रॉपर्टीज बहुत मिलती जुलती हैं, वैसे इन तीनों की प्रॉपर्टीज बहुत मिलती जुलती है। तो इसको हम लिख सकते हैं एलिमेंट्स इन अ ट्राइड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये भी याद होना चाहिए आपको कि कौन से ट्राइड में कौन सा एलिमेंट। अब देखो इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है? सपोज करो इन 9 एलिमेंट्स के बारे में आप स्टडी करना चाहते हो, तो कैसे स्टडी करोगे आप? पहले आप इसके बारे में पढ़ोगे, फिर इसके बारे में पढ़ोगे, फिर इसके बारे में पढ़ोगे, फिर इसके बारे में पढ़ोगे, इसके बारे में, इसके बारे में। तो कायदे देखा जाए तो आपको 9 के बारे में अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट काम होगा, लंबा काम होगा। लेकिन अगर आपको ये ग्रुपिज्म पता है तो आसान हो जाएगा आपका काम। कैसे आसान हो जाएगा? अगर आपने सिर्फ लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन इन तीनों के बारे में पढ़ लिया तो आपका काम मोटा मोटी हो गया है। तो अगर आपने लिथियम पढ़ लिया तो सोडियम और पोटाशियम की प्रॉपर्टीज तो उनसे मिलती जुलती हैं, तो इफेक्टिवली ये भी पढ़ लिया आपने। वैसे कैल्शियम पढ़ लिया तो इन दोनों को भी इफेक्टिवली पढ़ लिया, क्लोरीन पढ़ लिया तो इफेक्टिवली आपने ब्रोमीन और आयोडीन को भी पढ़ लिया। तो इस तरह से आपको सिर्फ 3 पे ही कंसेंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, और इफेक्टिवली आप 9 पढ़ चुके होगे। तो इसलिए ये जो ग्रुप करने का तरीका होता है वो बहुत यूजफुल होता है स्टूडेंट्स। ओके, चलो एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये जो तीनों एलिमेंट्स होते हैं, ये तीनों, इनको आपको पता ही होगा एल्कली मेटल्स बोलते हैं। एल्कली मेटल्स पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लास और प्रीवियस चैप्टर्स में। इन तीनों का भी एक और नाम है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एम फॉर मेटल्स स्पेस नहीं है इसे लिख नहीं पा रहा हूं। इनको क्या बोलते पता हो स्टूडेंट्स? हैलोजेंस, ठीक है। एनीवेज, अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। देखें आप, जैसे ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक मास पता है आपको स्टूडेंट्स कितना होता है? याद है आपको? इसका एटॉमिक मास होता है 35.5। ऐसा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 35.5। ब्रोमीन का होता है 80, आयोडीन का होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आयोडीन का होता है 127, ठीक है। वैसे बाकी का भी लिख लेते हैं। कैल्शियम का होता है 40, फिर यहां पे फिर बेरियम का होता है 137, लिथियम का होता है 7, सोडियम का होता है 23 और इसका होता है 39। ओके, एक चीज तो स्ट्रेट अवे आपने नोटिस कर ली होगी, क्या? कि एक ट्राइड में मैंने एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए हैं। सबसे पहले लिस्ट एटॉमिक मास, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक मास, फिर हाईएस्ट एटॉमिक मास, है ना? वैसे सबसे पहले मैंने लिखा लिस्ट एटॉमिक मास वाला एलिमेंट और फिर लास्ट में लिखा हाईएस्ट एटॉमिक मास वाला, हाईएस्ट एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखो इसमें भी वही है,
इसमें भी लिस्ट 35.5, फिर 80 उससे बड़ा और 127 उससे भी बड़ा। ठीक है, अब तो यहां पे एक खास बात है नोट करने वाली कि इन दोनों की अगर हम बात करें, इनके एटॉमिक मास की बात करें और उसका अरिथमेटिक मीन लें। अरिथमेटिक मीन समझते हैं आप? अरिथमेटिक मीन मतलब होता है बेसिकली एवरेज लेना, एवरेज लेना। देखो अभी आप समझ जाएंगे। तो 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? जब देखें 162.5 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है? दैट इज 81.25। कुछ समझ में आया आपको? क्या खास बात है? खास बात तो है, वो ये है कि इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास का जब हमने एवरेज लिया, अरिथमेटिक मीन लिया, तो वो लगभग लगभग ब्रोमीन के एटॉमिक मास के बराबर है। लगभग लगभग सही है। बाकी दोनों ट्राइड में भी स्टूडेंट्स ये एप्लीकेबल होगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे इसका भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये दोनों के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन लेते हैं अपन। अरिथमेटिक मीन देखें कितना आएगा? 7 प्लस 39 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 2, दैट इज 23। सही है, कमाल हो गया। अब देखो सोडियम का भी एग्जैक्टली वही एटॉमिक मास है, वही एटॉमिक मास है। ठीक है, इसमें भी आप करके खुद से देखेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो ये लिख लिया हमने। इन अ ट्रायड एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए क्या क्लासिफिकेशन था, ये कैसे इसमें ग्रुपिंग की गई थी। लेकिन ये चला नहीं, ये फेल हो गया। क्या प्रॉब्लम रही होगी इस क्लासिफिकेशन के साथ कि ये फेल हो गया? सोचें, बहुत आसान है, बहुत आसान है। शायद आप सोच पा रहे हो कि इसमें तो सिर्फ 9 एलिमेंट्स क्यों नहीं बताया गया है, सिर्फ उन्हीं को ग्रुप किया गया है, बाकी एलिमेंट्स का क्या? बाबा जी का टुल्लू। यहां पे तो सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में ही बताया गया। दैट्स द प्रॉब्लम। तो हम लिखेंगे यहां पे लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस है इस क्लासिफिकेशन की? तो लिख सकते हैं ओनली 9 elements have been classified. Rest of the elements were left. बाकी एलिमेंट्स को छोड़ दिया गया था, उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। तो ये तो आधा अधूरा काम हो गया ना, तो ये पूरा काम नहीं हुआ, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर आगे साइंटिस्ट ने, डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने और डिफरेंट तरीके से ग्रुप करने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स अब अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं जो न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और उसका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने ये जो लॉ है वो दिया था कब? 1866 में। और उस टाइम 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। इतने एलिमेंट्स के बारे में हमें पता था, तो इन्होंने कोशिश की कि इतने एलिमेंट्स को इस तरह से ग्रुप में डिवाइड किया जा सके ताकि उनको हम आसानी से पढ़ सके। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया था। इन्होंने इस तरीके का एक टेबल बनाया था, इस तरह का टेबल बनाया था। अगर आप देखेंगे तो यहां पे सारे 56 एलिमेंट्स हैं जो उस टाइम पाए जाते थे। यहां पे फर्स्ट है हाइड्रोजन, और ये जो लास्ट है दैट इज थोरियम। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इस टेबल में एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए गए। तो इसमें एटॉमिक मास का यूज किया गया है ये अरेंजमेंट को करने के लिए। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है तो आपको पता ही है। यहां पे ये जो सबसे पहला एलिमेंट है इस टेबल में, हाइड्रोजन, इसका लिस्ट एटॉमिक मास है, लिस्ट एटॉमिक मास। फिर जैसे जैसे आप टेबल में आगे बढ़ेंगे एटॉमिक मास बढ़ेगा। तो लिथियम का एटॉमिक मास थोड़ा ज्यादा होगा हाइड्रोजन से, फिर बेरिलियम का और ज्यादा, बोरोन का और ज्यादा, कार्बन का और ज्यादा, नाइट्रोजन का और ज्यादा, ऑक्सीजन का और ज्यादा, फिर फ्लोरीन का और ज्यादा, सोडियम का और ज्यादा, मैग्नीशियम का और ज्यादा, अल्युमिनियम का और ज्यादा। तो इस तरीके से एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया गया। जैसे जैसे एलिमेंट्स, जैसे हम टेबल में आगे जाएंगे, जैसे टेबल में आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे एटॉमिक मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां पे न्यूलैंड ने एक रूल दिया जो मैं यहां पे लिखूंगा। इफ elements are arranged by increasing atomic mass, if elements are arranged by increasing atomic mass, जैसा कि इस टेबल में किया गया है, property of every eighth element starting from the given element repeats। तो क्या मतलब इसका मैं आपको समझाता हूं
कि जैसे ये मेरा पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवेंथ और ये एट्थ। तो ये लॉ क्या बोलता है कि जो आठवां एलिमेंट है, आठवां, उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करेगी, मतलब इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी सेम। उसी तरीके से फिर मैं स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से फ्लोरीन और क्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टी मैच करेगी, इसका मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी मैच करेगी। तो उसी तरह से आप एनालाइज करते जाओगे तो आप देखोगे इन सब की प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग। वैसे इन सब की प्रॉपर्टीज इस रूल के अकॉर्डिंग मैच करेगी, वैसे इन सब की प्रॉपर्टीज इस रूल के अकॉर्डिंग मैच करेगी। आप समझ गए? तो ये रूल दिया था न्यूलैंड ने। इसी को बोलते हैं एक्चुअली लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। दिस इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखा जाए तो इस लॉ से बहुत फायदे हो सकते हैं हमें। कैसे फायदे हो सकते हैं? क्योंकि अगर इन सब की प्रॉपर्टी सेम जैसी होगी, इसका मतलब इन सबको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, किसी भी एक को पढ़ लेंगे, बाकी सबकी प्रॉपर्टी वैसी होगी। वैसे अगर इन सब की प्रॉपर्टी सेम जैसी है तो सबको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे क्लासिफिकेशन से बहुत फायदा होता है। एक इंटरेस्टिंग बात और है इस क्लासिफिकेशन के बारे में कि न्यूलैंड ने इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा म्यूजिक से कंपेयर किया। म्यूजिक में भी क्या होता है कि जो आठवां टोन होता है, एट्थ टोन, वो रिपीट होता है म्यूजिक में। तो उन्होंने इससे इस टेबल को कंपेयर किया। जैसे आप देखो, पहला सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर क्या आता है उसके बाद? वापस सा। तो रिपीट हुआ ना, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर वापस सा। तो थोड़ा उन्होंने म्यूजिक से इस टेबल को कंपेयर किया और एक्चुअली वहीं से ये टर्म ऑक्टेव्स आया है। ऑक्टेव्स म्यूजिक में ये टर्म यूज किया जाता है, तो वहीं से इन्होंने ये लिया था टर्म। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज इस टेबल में शायद आपको परेशान कर रही हो कि कहीं कहीं पर दो चीजों को साथ में लिखा हुआ है, दो एलिमेंट्स को साथ में लिखा हुआ है। जैसे यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, कई जगहों पे। ऐसा कैसे हो गया? तो देखो, न्यूलैंड जब ये टेबल बना रहे थे तो उनकी ये कोशिश थी कि एक वर्टिकल कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टी सेम जैसी हो। ठीक है, एक वर्टिकल कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम जैसी हो, एक वर्टिकल कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम जैसी हो, ऐसी कोशिश कर रहे थे। अब देखो, यहां पर उनको कुछ प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? कायदे से ये निकल जो है वो यहां आना चाहिए था, लेकिन जब निकल यहां पे आता तो ये कॉपर एक स्टेप आगे चल जाता, जिंक भी एक स्टेप आगे चल जाता, सब एक एक स्टेप आगे चले जाते। ठीक, ये जो चीज है वो ब्रोमीन की जगह पे आ जाती और ये जो ब्रोमीन है वो आगे चला जाता। ओके, अब देखो क्या होता, अगर ये ब्रोमीन आगे चला जाता फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज इनसे मैच होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही थी। ब्रोमीन को यहां रखना सही था क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज यहां से इन सब चीजों से मैच हो रही थी। ओके, इस टाइप की प्रॉब्लम्स कई जगह में आ रही थी इस टेबल में। तो उन्होंने कई जगह पे एक ही बॉक्स में दो एलिमेंट्स रखे, जिससे प्रॉपर्टीज ज्यादा से ज्यादा मैच हो। आप समझ लो, ऐसा बहुत जगहों पे हो रहा था। मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया कि अगर निकल को यहां रखते तो ब्रोमीन यहां चला जाता। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन की जो प्रॉपर्टीज है वो इनसे मैच हो रही थी, इन सबसे मैच नहीं होती है। इनफैक्ट कोबाल्ट और निकल, इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी आपस में थोड़ी मैच होती है, तो इनका भी एक साथ होना लॉजिकल बनता था। तो इसी टाइप की चीजों के कारण उन्होंने कई जगह पे एक ही बॉक्स में दो एलिमेंट्स डाले थे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि ये जो ग्रुपिंग की गई है वो भी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई ये? क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है देखना चाहेंगे आप? तो लेट्स हैव अ लुक। लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लिमिटेशंस मतलब क्या प्रॉब्लम्स थी उसमें, तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज पर द लॉ वाज सीन ओनली अप टू कैल्शियम। देखो, आप इसको ध्यान से समझिए क्या मतलब है इसका। इसको समझने के लिए हम उस टेबल पे जाते हैं
कैल्शियम कैल्शियम कहां है, कैल्शियम ढूंढो उसको, कहां है, ये रहा कैल्शियम, ये रहा कैल्शियम। तो लिमिटेशन ये थी कि कैल्शियम तक ही ये लॉ ऑफ एक्टिव्स ट्रू पाया गया, उसके बाद ट्रू नहीं पाया गया। इसका मतलब है कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन कैल्शियम के पहले वाले एलिमेंट्स तो फॉलो कर रहे थे। कहने का मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम पाई गई। इस लॉ के अकॉर्डिंग तो इन सब की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं था। इन तीनों की ही सिर्फ प्रॉपर्टी सेम पाई गई। इस लॉ के अकॉर्डिंग इन सब की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, बट इन तीन की ही प्रॉपर्टी सेम पाई गई। इस लॉ के अकॉर्डिंग इन तीनों की इन सब की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए थी, बट इन दोनों की प्रॉपर्टीज ही सेम पाई। अब कैल्शियम तक ये जो लॉ है वो ट्रू था, लेकिन उसके बाद वाले एलिमेंट्स इस लॉ को एक्चुअली फॉलो नहीं कर रहे थे। तो आप समझ सकते हो ये तो बहुत बड़ा लिमिटेशन हो गया ना, राइट? क्योंकि कुछ ही एलिमेंट्स को अभी तक हम ग्रुप कर पाए, बाकी की बात एक्चुअली में हम नहीं कर पाए। चलें अब दूसरी लिमिटेशन देखें, पढ़ें आप इसको ध्यान से। ओनली 56 एलिमेंट्स known by that time were talked about। देखो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उस टाइम तक 56 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता चल चुका था। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन था उसमें इन 56 एलिमेंट्स की ही बात हुई है। ठीक है, अब आगे देखें। एट दैट टाइम अराउंड 1 एलिमेंट वाज बीइंग डिस्कवर्ड एवरी ईयर। अब देखो उस टाइम तक हमें 56 एलिमेंट्स के बारे में पता था, लेकिन वो कुछ ऐसा दौर चल रहा था कि लगभग हर साल एक नया एलिमेंट डिस्कवर हो ही जाता था। देखो फाइनली मैंने आपको बताया 115 एलिमेंट्स अब आज हमें पता है, तो टाइम के साथ वो डिस्कवर हुए होंगे ना। तो उस टाइम लगभग हर साल एक नया एलिमेंट डिस्कवर हो ही जाता था। The elements to be discovered were not considered। अब देखो बात को आप समझें, जो 56 एलिमेंट्स उस टाइम तक हमें पता थे उसके बारे में तो न्यूलैंड ने बात की, लेकिन फ्यूचर में भी तो एलिमेंट्स डिस्कवर होते, फ्यूचर में भी तो और एलिमेंट्स डिस्कवर होते या नहीं होते, उसके बारे में न्यूलैंड ने कोई बात नहीं की, उसके बारे में कोई बात नहीं की। ये तो गड़बड़ था ना, क्योंकि इसका मतलब ये था कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो जिस टाइम दिया गया उस टाइम भले काम कर सकता था, लेकिन जैसे 2-4 एलिमेंट और डिस्कवर होंगे उसके बाद तो ये फेल हो गया ना, क्योंकि फिर ये सबकी बात नहीं कर रहा होगा। समझ रहे मेरी बात? उस टाइम 56 एलिमेंट से उसकी बात हो रही थी इसमें, बट बाकी जो फ्यूचर में और डिस्कवर होते उनकी बात नहीं हो रही थी। ये ऑब्वियसली प्रॉब्लम थी, क्योंकि 5-6 साल बाद जब और एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाते तो ये टेबल अगर सही भी होता तो सबकी बात नहीं कर रहा होता ना। ठीक है, तो फिर से बेकार हो गया होता। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ओनली 56 एलिमेंट्स नोन बाय दैट टाइम वेयर टॉक्ड अबाउट। एट दैट टाइम अराउंड 1 एलिमेंट was being discovered every year. The elements to be discovered were not considered in Newland's law of octaves. ओके, तो अब हम तीसरी लिमिटेशन देखें जरा। तीसरी प्रॉब्लम है ये निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, इनको जो एक साथ डाला गया तो सही तो नहीं है, आप देखा जाए तो सही में तो, क्योंकि बाकी बॉक्स में एक ही हैं और इसमें आपने 2 डाल दिए। वैसे यहां पे नहीं, आपने कहीं जगह पे ये काम किया गया। ठीक है, एक ही बॉक्स में 2 डाल दिए गए। ऑब्वियसली ये पूरी तरह से सही बात नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो ये निकल और कोबाल्ट जो है वो क्लोरीन के साथ आ रहे हैं नीचे। इसका मतलब इस टेबल के अकॉर्डिंग तो निकल और कोबाल्ट की प्रॉपर्टी क्लोरीन से मैच होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये तीसरा लिमिटेशन हो गया। तो नोट डाउन कर लेते हैं इसको। लिखें, एट मेनी प्लेसेस 2 एलिमेंट्स were put in single slot। 2 elements were put in single slot। एग्जाम्पल है कोबाल्ट एंड निकल। ये आप याद रखें एटलीस्ट ये एग्जाम्पल, बाकी आप नहीं भी याद रखें तो काम चले। ठीक है, ये कोबाल्ट मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है,
कोबाल्ट में जो O होता है ना वो छोटा होता है, C कैपिटल होता है, O छोटा होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कई बार लोग O कैपिटल लिख देते हैं, जिससे मैंने भी यहाँ पे गलती से लिख दिया था। तो ये तीसरी लिमिटेशन हो गई। और भी एक लिमिटेशन देखा जाए तो थर्ड वाले से रिलेटेड ही है। निकल और कोबाल्ट को साथ साथ रखा गया था, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी मिलती जुलती है। अब आयरन जो होता है उसकी भी प्रॉपर्टी इनसे मिलती जुलती है, लेकिन वो बहुत दूर था। आयरन हैविंग प्रॉपर्टी similar to cobalt and nickel was very far from them, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कुछ मेजर लिमिटेशंस थे जिसके कारण न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को रिजेक्ट करना पड़ा, मतलब वो पूरी तरह से सही नहीं माना गया। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हालांकि इसको हम आज यूज नहीं करते, बट ये जेन्युइनली अच्छा था। और ये एक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था जिनका नाम है मेंडलीव। ये बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, बेसिकली एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1906 में। ये इतने महान साइंटिस्ट थे कि इनके स्टैचूज बहुत जगह पे बने हुए हैं। देखो ये इनका एक स्टैचू है, फोटो नहीं है, स्टैचू है। ये वो क्लासिफिकेशन है जो इन्होंने दिया था, वो बना हुआ है दीवार पे, और उनके नीचे उनके स्टैचू। वैसे यहां पर भी उनका फेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितने महान रहे होंगे वो। इनफैक्ट ये इतने महान थे कि इनके नाम पर एक एलिमेंट भी है। कौन सा एलिमेंट है? मेंडेलेवियम। इसका सिंबल है MD। आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट है, इसका जो नाम दिख रहा है आपको, वो मेंडेलीव के नाम से मैच कर रहा है। तो मेंडेलीव इतने महान थे कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक एलिमेंट का नाम उनके नाम पे रख दिया गया। तो समझते हैं ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने मेंडेलीव की काफी तारीफ कर ली। अब हम देखेंगे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो मेंडेलीव ने ये टेबल जो है वो 1869 में दिया था, 1869 में दिया था। और उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। काफी तेजी से नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा रहे थे, बट उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेंडेलीव ने जो कॉन्सेप्ट यूज किया था वो कुछ हद तक न्यूलैंड के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता था। हमने देखा था कि न्यूलैंड ने कैसे टेबल बनाया था, मेंडेलीव ने भी कुछ उसी तरीके से, हालांकि अपनी और कुछ चीजें ऐड भी की थी उन्होंने। तो उसी तरीके से कुछ उन्होंने भी अपना एक टेबल बनाया था जो हम देखेंगे। तो ये है मेंडेलीव का बनाया हुआ टेबल। तो इस टेबल के हम फीचर्स एक एक करके देखेंगे। तो आप ध्यान दें, सबसे पहला एलिमेंट जो है इस टेबल में वो कौन सा है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन। ठीक है। फिर आप देखें, खास बात है कि बहुत सारे बॉक्सेस जो हैं वो खाली हैं, ठीक है। फिर आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सो ऑन। सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, उस टाइम जो पता थे। लेकिन इसमें खास बात है कि बहुत सारे खाली बॉक्सेस है। देखो यहाँ पे कोई एलिमेंट का नाम नहीं लिखा हुआ है, यहां पर भी कोई एलिमेंट का नाम नहीं लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने भूल से छोड़ दिया है, वो मेंडेलीव ने लिखे ही नहीं थे। उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो हम देखेंगे, राइट। अब आप सबसे पहले नोटिस करें कि ये जो नंबर्स है नीचे लिखे हुए वो क्या है? ये नंबर्स क्या है? ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास। देखो हाइड्रोजन है ये, उसका एटॉमिक मास 1, लिथियम उसका 6.9, बेरिलियम 9, बोरोन 10, कार्बन 12। कोई पैटर्न समझ में आ रहा है आपको? यहां पे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। लिथियम का एटॉमिक मास मिनिमम, हाइड्रोजन का मिनिमम, ठीक। फिर तो कुछ है नहीं बहुत दूर तक। फिर नेक्स्ट आता है लिथियम, उसका जो एटॉमिक मास है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। बेरिलियम उसके बाद आ रहा है, उसका एटॉमिक मास और ज्यादा, बोरोन का और ज्यादा, कार्बन का और ज्यादा, नाइट्रोजन का और ज्यादा, ऑक्सीजन का और ज्यादा एंड सो ऑन। इसका मतलब जैसे जैसे आप टेबल में आगे जा रहे हो ना, वैसे वैसे एटॉमिक मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एटॉमिक मास बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम टेबल में आगे जा रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है। तो इस तरीके से मेंडेलीव ने अरेंजमेंट किया था ताकि एलिमेंट्स का, ताकि जब हम आगे जाएं तो एटॉमिक मास बढ़ता हुआ मिले, वैसा ही जैसा कि न्यूलैंड ने किया था। तो इस बात को हम नोट डाउन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मेंडेलीव अरेंज्ड
एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। सही बात है। अब आप देखें ये जो खाली बॉक्सेस हैं, खाली बॉक्सेस, उनका क्या लॉजिक था ये देखते हैं। तो मेंडलीव ये चाहते थे कि एक ग्रुप में, ठीक है, इसको मैं एक ग्रुप बोल रहा हूं, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है, एंड सो ऑन। तो मेंडलीव ये चाहते थे कि एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हो उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, फिर इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हो उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हो उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, ऐसा मेंडलीव चाहते थे। देखो उसमें प्रॉब्लम क्या थी, जैसे कि यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है, अब कायदे से आप सोच रहे होंगे यार लिथियम को तो यहां लिख देना चाहिए था, ठीक है, लिथियम को यहां लिख देना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव ने देखा कि लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन से मिलती थी, लिथियम की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मिलती थी, तो इसीलिए उन्होंने लिथियम को हाइड्रोजन के नीचे रख दिया, हाइड्रोजन के नीचे रख दिया, यहां रखा, ठीक है, ताकि ये दोनों एक ही ग्रुप में आ जाएं और उनकी प्रॉपर्टी सेम हो, ठीक बात है। फिर उन्होंने बेरिलियम को आगे रखा, बोरोन को रखा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक। फिर यहां पे वो सोडियम रख सकते थे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो सोडियम है वो यहां रखा जा सकता था, बट उन्होंने इसको खाली छोड़ दिया, इसको खाली छोड़ दिया और उसके बजाय सोडियम को यहां रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि एक ग्रुप में सारी चीजों की प्रॉपर्टी सेम हो। तो सोडियम की जो प्रॉपर्टी थी वो लिथियम से मैच कर रही थी, तो उसके नीचे उन्होंने उसको रखना सही समझा। वैसे यहां पर आप देखें, यहां पे वो पोटाशियम रख सकते थे जो यहां पे रखा उन्होंने। क्यों यहां पे रखा? क्योंकि पोटाशियम की जो प्रॉपर्टी थी वो सोडियम और लिथियम से मैच कर रही थी। आपको समझ में आ रहा होगा फंडा। जैसे यहां पे देखो, ये जो टीआई है, टीआई कायदे से आपको लग रहा होगा उसको तो यहां लिखा जाना चाहिए था, बट उन्होंने देखा कि टीआई की जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन और सिलिकॉन से मैच कर रही है, तो उसके नीचे उन्होंने उसको लिखा और ये जगह खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, ठीक। तो इस तरह से कई सारी खाली जगहें आ गई टेबल में। इस बात को भी हम लिख सकते हैं, मेंडलीव ट्राइड टू पुट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप। ठीक बात है, जैसा मैंने आपको बताया। ड्यू टू दिस वी फाइंड एम्प्टी बॉक्सेस इन हिज टेबल। इसलिए हमें एम्प्टी बॉक्सेस मिलते हैं। समझ में आई बात? तो टेबल बनाने के मेन दो फंडेज थे जो मैंने आपको बताया। एक ये कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, एटॉमिक मास जो है वो बढ़ता जाए। दूसरा, गैप छोड़ना पड़े तो गैप छोड़ो, बट एलिमेंट्स को ऐसे रखो ताकि एक ग्रुप में सबकी प्रॉपर्टी क्या हो, सेम। ठीक, ये दो बेसिक फंडे मेंडलीव ने यूज किए थे टेबल बनाने में। आगे देखते हैं इस टेबल की और चीजें। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, ये एक ग्रुप कहलाता है, ग्रुप। तो इसका नाम है ग्रुप 1। ये दूसरा ग्रुप है, इसका नाम है ग्रुप 2। वैसे ये जो है वो तीसरा ग्रुप है, ग्रुप 3। वैसे ये ग्रुप 4 है, ये ग्रुप 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो इनफैक्ट आप याद रखें कि मेंडलीव के टेबल में कितने ग्रुप्स थे स्टूडेंट्स? 8 ग्रुप्स थे। मेंडलीव के टेबल में 8 ग्रुप्स थे। ओके, ग्रुप किसको कहते हैं ये भी आप समझ गए। ये जो है इसको एक ग्रुप कहते हैं। ये जो है इसको दूसरा ग्रुप कहते हैं, ये वर्टिकल कॉलम को, ठीक है। ये जो है इसको एक और ग्रुप बोलते हैं, इस तरीके से। उसी तरीके से पीरियड भी होते हैं, पीरियड्स। जैसे ये जो है ये पहला पीरियड कहलाता है, पहला, फर्स्ट पीरियड। ये जो है हॉरिजॉन्टली, ये सेकंड पीरियड। ये जो है ये थर्ड पीरियड एंड सो ऑन। तो आप समझ लो, इन सबको हम बोलते हैं ग्रुप। ये वर्टिकल को बोलते हैं ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पीरियड। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। देखो, सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप। एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, ऐसा बोला था मेंडलीव। एक पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है। तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। आप सोचेंगे यार ग्रुप भी होता है और पीरियड भी होता है, लेकिन एक पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है। एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है।
एक चीज आप देख सकते हो कि ये जो फोर्थ पीरियड है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सीरीज, ये है फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट्स, फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट्स, ठीक है। फिर सेकंड सीरीज, ये है सेकंड सीरीज के एलिमेंट्स। समझ रहे हो मेरी बात? वैसे फिफ्थ और सिक्स में भी किया गया है, ये कोई खास बात नहीं है। हम हायर क्लासेस में इसके बारे में और पढ़ते हैं। और कई बार तो क्या करते हैं बहुत सारे बुक्स में कि ये इतने पार्ट को बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं फोर्थ पीरियड, इसको बोल देते हैं फिफ्थ पीरियड, फिर इसको बोल देते हैं सिक्स्थ पीरियड, इसको बोल देते हैं सेवेंथ पीरियड एंड सो ऑन। ऐसा भी कर देते हैं, तो इसकी आप ज्यादा टेंशन ना लें। एक चीज और आप नोटिस करें यहां पे कि जो ग्रुप्स होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो ग्रुप में भी सेक्शन ए और सेक्शन बी, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ए एंड बी। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सब फर्स्ट ग्रुप के ए पार्ट में, फर्स्ट ग्रुप के ए पार्ट में, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप के ए पार्ट में ये सब दिख रहा है आपको साफ साफ। लेकिन कॉपर जो है Cu, ये फर्स्ट ग्रुप के सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट। फिर ये जो चीज है वो भी ए पार्ट में, फिर ये जो है वो बी पार्ट में। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो फर्स्ट ग्रुप को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वैसे यहां पर भी आप देखो ए पार्ट एंड बी पार्ट, ठीक है। तो ये ए पार्ट की चीजें हैं, ये सब ए पार्ट में है, और जो इधर लिखे हुए हैं ये सब बी पार्ट में। ओके, सब जगह पे यहां पे ये भी देखो ए पार्ट, इस ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ए एंड बी। ये ए पार्ट में, ये ए पार्ट में, ये पार्ट में, ये बी पार्ट में, ये ए पार्ट में और ये बी पार्ट। इसका क्या फंडा है? तो इट्स वेरी सिंपल। एक ग्रुप में वैसी चीजें रखनी है जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम जैसी हो, ठीक है। एक ग्रुप में वैसी चीजें हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, सेम जैसी। बट ए और बी का फंडा ये है कि इन सब की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ज्यादा मिलती होंगी एक दूसरे से, वो ज्यादा मिलती होंगी एक दूसरे से, और इन सब की जो प्रॉपर्टीज होंगी आपस में वो ज्यादा मिलती होंगी। समझ रहे हो मेरी बात? फंडा सिंपल सा है। इन सब की प्रॉपर्टीज जो ए में है उनकी आपस में ज्यादा मिलती होंगी प्रॉपर्टीज, और जो बी में है उनकी आपस में ज्यादा मिलती होंगी प्रॉपर्टीज। यही कहानी हर जगह पे है। जैसे इन सब की प्रॉपर्टीज ज्यादा मिलती होंगी आपस में, और इन सब की प्रॉपर्टीज आपस में ज्यादा मिलती होंगी। ये फंडा था मेंडलीव का ए और बी बनाने के पीछे। चले अब आगे बढ़ते हैं, काफी चीजें हमने देख ली है। चलो एक अलग तब की बात करते हैं। जैसे ये वाला जो पॉइंट है इसको आप फिर से पढ़ें। मेंडलीव ट्राइड टू पुट एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप। तो मेंडलीव ने ट्राई किया कि एक ग्रुप में वैसे एलिमेंट्स हो जिनकी प्रॉपर्टी मिलती हो, सेम जैसी। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी को मेंडलीव एनालाइज कर रहे थे? कौन सी प्रॉपर्टी को मेंडलीव एनालाइज कर रहे थे? मतलब मेंडलीव ये कोशिश कर रहे थे कि एक ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हो, तो कौन सी उनकी प्रॉपर्टी को वो स्टडी कर रहे थे, कौन सी वो प्रॉपर्टी थी जिसको वो कंपेयर कर रहे थे कि यार सेम है या नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी थी? वो खास करके दो प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर रहे थे, जिसके बारे में हम यहां पे देखेंगे भी। तो वी कैन राइट आउट प्रॉपर्टीज स्टडीड बाय मेंडलीव, स्टडीड बाय मेंडलीव। मेंडलीव ने कौन सी वो दो प्रॉपर्टीज स्टडी की थी? सबसे पहले था फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है ऑक्साइड्स क्या होते हैं? आपको पता ही होगा, फिर भी हम लिख सकते हैं कि ऑक्साइड्स आर कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स आर कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स विथ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन। तो जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ, उनको हम ऑक्साइड्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये लिथियम ऑक्साइड, दिस विल कॉल लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, ओके, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरोन ऑक्साइड। तो ये कुछ एलिमेंट के मैंने ऑक्साइड्स आपको बताए हैं, और भी एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स होते हैं। तो मेंडलीव ने इन ऑक्साइड्स को स्टडी किया।
इन ऑक्साइड्स के केमिकल फॉर्मूले को स्टडी किया। आप भी करो, केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास बहुत सारा, तो आप इनको स्टडी करो। क्या इनको देख के आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम जैसी हो? ऐसा कुछ लग रहा है क्या? सोच के देखो। बिल्कुल लग रहा होगा स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि ये तीनों थोड़े सेम टाइप के लग रहे हैं, ये तीनों सेम टाइप के लग रहे हैं, ये दोनों सेम टाइप के लग रहे हैं। कैसे? इन दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम जैसा है, समथिंग लाइक R2O, R रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट। इन तीनों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम जैसा है, लाइक RO, R रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट, इसमें 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो भी एक तरीके का है। तो आपको लग रहा होगा कि यार लिथियम की, सोडियम की और पोटाशियम की, ठीक है, लिथियम की, सोडियम की और पोटाशियम की प्रॉपर्टी सेम जैसी लग रही है, सेम जैसी लग रही है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक की प्रॉपर्टी सेम जैसी लग रही है। एल्युमिनियम और बोरोन की प्रॉपर्टी सेम जैसी लग रही है, राइट। वैसे तो दूसरी प्रॉपर्टी एनालाइज की थी मेंडलीव ने, दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? जैसे ऑक्साइड्स होते हैं कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन, हाइड्राइड्स होते हैं कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे हाइड्राइड्स का एग्जांपल मैं देता हूं आपको, यह है लिथियम का हाइड्राइड, यह है पोटाशियम का हाइड्राइड, यह है सोडियम का हाइड्राइड, यह है मैग्नीशियम का हाइड्राइड, यह है कैल्शियम का हाइड्राइड, जिंक का हाइड्राइड, कार्बन का हाइड्राइड, नाइट्रोजन का हाइड्राइड। मतलब ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हो सकते हैं बहुत सारे। अब देखो, इनको देख के, इनके केमिकल फॉर्मूलाज को देख के क्या आपको कुछ लग रहा है कि यार कुछ एलिमेंट्स सेम जैसे से लग रहे हैं? कुछ ऐसा लग रहा है? लग रहा होगा आपको कि ये सब सेम जैसे हैं क्योंकि इनका फॉर्मूला RH टाइप का है। ये सब सेम जैसे हैं क्योंकि इनका फॉर्मूला RH2 टाइप का है। ये अलग है, और भी बहुत सारे होते हैं ऐसे जो सब सेम टाइप के होंगे, RH4, ये सब RH3, ठीक। तो आपको यहां से ये कंक्लूजन मिल रहा होगा कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम शायद ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो यहां भी वही कंक्लूजन आया था। फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, यहां भी वही आएगा। देखो, फिर बाकी एलिमेंट्स के बारे में भी आप इसी तरह से कंक्लूड कर सकते हो। तो ये 2 प्रॉपर्टीज थी जिनको मेंडलीव स्टडी कर रहे थे वो टेबल बनाते टाइम। आप देख भी सकते हो, जैसे देखो यहां से ये आ रहा है कि ये तीनों सेम प्रॉपर्टी के हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है। ध्यान देना आप। तो देखो आप, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एक ही ग्रुप में, मतलब सेम प्रॉपर्टी। और देख सकते हैं, देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। देखो यहां पे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक एक ही ग्रुप में, मतलब प्रॉपर्टी सेम जैसी है। हाँ, एक ही ग्रुप के ए और बी में है तो कुछ और प्रॉपर्टीज उनकी अलग होंगी, कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी ऐसी जो इनकी अलग होंगी। तो मेनली जो है वो इन 2 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया था मेंडलीव ने, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स की कौन किस फॉर्मूले का ऑक्साइड बनाता है और कौन एलिमेंट किस फॉर्मूले का हाइड्राइड बनाता है। सही बात है ना? जैसे आप यहां फोकस करो ध्यान से, ये ऑक्साइड की बात हो रही है यहां पे, R2O। इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्मूले वाला ऑक्साइड बनाते हैं। R की जगह पे कोई भी एलिमेंट आ सकता है, ठीक है। H2O होता है, H2O, वाटर H2O, ठीक है। लिथियम, सोडियम, ये सब की तो बात हमने की है। फिर इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, इस ग्रुप के, वो RO, इस फॉर्मूले का ऑक्साइड बनाते हैं। समझ रहे होंगे आप? फिर ये फॉर्मूला का ऑक्साइड बनाते हैं ये ग्रुप वाले, फिर ये फॉर्मूला, एंड सो ऑन। वैसे हाइड्राइड के बारे में भी दिया हुआ है, ये वाले जो ग्रुप होते हैं, ये जो ग्रुप होता है वो इस फॉर्मूले का हाइड्राइड बनाता है। ये वाला जो ग्रुप होता है, फिर ये जो ग्रुप होते हैं वो इस फॉर्मूले का हाइड्राइड बनाते हैं, एंड सो ऑन। आप आगे देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो काफी कुछ आपको इस टेबल के बारे में समझ में आ गया होगा। चलो, एक चीज मैं आपको और बता सकता हूं यहां पर कि मेंडलीव ने इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज पे क्यों अटैक किया,
रीजन है मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर वेरी रिएक्टिव, so they form oxides and hydrides with most elements। समझ गए होंगे आप कि मैंने क्या लिखा है यहां पे, कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे ही एलिमेंट के साथ वो रिएक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही एलिमेंट के साथ वो रिएक्ट करके ऑक्साइड और हाइड्राइड बना देते हैं। ये जरूरी है, ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? अरे आप देखो कि मान लो लिथियम जो है उसके साथ रिएक्ट करके अगर ऑक्साइड नहीं बनता, या उसके साथ रिएक्ट होकर हाइड्राइड भी नहीं बनता, मान लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो लिथियम के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड नहीं बनता। और फिर अगर नहीं बनता तो हमें लिथियम की प्रॉपर्टी पता कैसे चलती? हमें कैसे पता चलता कि ये जो लिथियम है वो सोडियम और पोटेशियम की तरह है? हमें कैसे पता चलता कि ये जो लिथियम है वो सोडियम और पोटेशियम की तरह है? ठीक, तो इसलिए ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को स्टडी करना अच्छी बात थी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एलिमेंट का ऑक्साइड और हाइड्राइड बनता है। ओके स्टूडेंट्स, लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल हमने देखा है वो पुराने टेबल से तो बेटर है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशन से। क्या है वही हम एक एक करके देखेंगे यहां पे। तो सबसे जो पहले हम देखेंगे लिमिटेशन, वो आइसोटोप से रिलेटेड है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होता है आपको याद आ रहा है? कुछ काफी कुछ हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस चैप्टर्स में इसके बारे में। जैसे आइसोटोप के एग्जांपल मैं आपको देता हूं तो आपको याद आ जाए। जैसे ये क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, यहां पे 35 और यहां पे 37। क्या अलग है इन दोनों में? डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोरीन के ही आइसोटोप्स होते हैं, आपको तो पता ही है डिफरेंट एलिमेंट्स के भी, और भी जो एलिमेंट्स हैं उनके भी आइसोटोप्स होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक का एटॉमिक मास 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। सही है? तो अगर हम डिफिनीशन लिखें तो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। सही है? ये दोनों क्लोरीन के ही एटम हैं, लेकिन उनका एटॉमिक मास अलग है, डिफरेंट एटॉमिक मास, सो दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एक और चीज जो आपको पता ही होगी कि आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है सेम जैसी होती है, मतलब इस क्लोरीन और इस क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम ही होंगी। चलो ये तो आइसोटोप की बात हो गई, बट उससे रिलेटेड क्या लिमिटेशन है इस पीरियोडिक टेबल का वो देखते हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों आइसोटोप्स का डिफरेंट एटॉमिक मास है तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में इनको कैसे आना चाहिए? साथ साथ आना चाहिए, टुगेदर, एक ही बॉक्स में, या सेपरेट बॉक्स में आना चाहिए? सोच के बताएं। दोनों का एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग है, तो फिर इनको टुगेदर साथ साथ आना चाहिए या अलग अलग आना चाहिए? देखो, मेंडेलीव का ये जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के बेसिस पे ही अरेंज हुआ था, एटॉमिक मास के बेसिस पे ही अरेंज हुआ था। देखो, जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे एटॉमिक मास बढ़ रहा था, 1, अप्रोक्सीमेटली 7, 6.9, फिर 9, 10, 12। तो एटॉमिक मास जैसे हम आगे जा रहे हैं क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, राइट? तो ये दोनों आइसोटोप्स को अलग अलग जगह पर रखना चाहिए क्योंकि उनका डिफरेंट एटॉमिक मास है। बट आप समझ रहे होंगे मेंडेलीव ने ऐसा नहीं किया। जैसे मैं आपको टेबल में दिखाता हूं, ये क्लोरीन है, आप देखो ये क्लोरीन है। मेंडेलीव ने दोनों आइसोटोप्स को, क्लोरीन के दोनों आइसोटोप्स को एक ही जगह पे रखा, एक ही जगह पे रखा। अब ये तो गड़बड़ है ना यार। देखो हमने लिखा था मेंडेलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो उस कायदे से दोनों आइसोटोप को अलग अलग बॉक्स में होना चाहिए था, बट मेंडलीव ने एक ही बॉक्स में रखा। ये एक प्रॉब्लम थी। हालांकि उन्होंने एक ही बॉक्स में क्यों रखा? इसलिए क्योंकि एक ही बॉक्स में रखने का मतलब होगा कि प्रॉपर्टी सेम है, अलग बॉक्स में रखने का मतलब हो जाएगा कि प्रॉपर्टी अलग है। तो आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस बेसिस पे उन्होंने एक ही बॉक्स में दोनों आइसोटोप्स को रख दिया। बट ये तो प्रॉब्लम है ना यार, क्योंकि एटॉमिक मास का जो रूल है वो तो वायलेट हो रहा है यहां पे। एटॉमिक मास के रूल के अकॉर्डिंग जो हमने यहां पे लिखा है, दोनों को अलग अलग बॉक्स में होना चाहिए था, बट हमने सेमी बॉक्स में रखा, मतलब मेंडलीव ने सेमी बॉक्स में रखा। तो ये प्रॉब्लम थी। और ये सिर्फ क्लोरीन के साथ नहीं थी, बाकी एलिमेंट्स के साथ भी थी। जैसे देखो हाइड्रोजन के सारे आइसोटोप्स में यही रखा गया, इन कायदे से उनको अलग रखना चाहिए था, अलग अलग बॉक्स में। तो बाकी भी जो एलिमेंट्स थे जिनके भी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का भी आइसोटोप्स होते हैं, तो उन सबको भी एक ही जगह रख दिया गया, जबकि उनका एटॉमिक मास अलग होता है, तो उनको अलग अलग बॉक्स में होना चाहिए था। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, जिसके बारे में मैं लिख देता हूं। तो ध्यान से पढ़ेंगे आप मेरे साथ। आइसोटोप्स वेयर प्लेस्ड टुगेदर बाय मेंडलीव एज दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सही है, बताया मैंने आपको। बट देन दिस वायलेटेड द अरेंजमेंट स्कीम ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये भी बात की हमने। मेंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम। तो ये जो पैराडॉक्स था, ये जो प्रॉब्लम था, उसको मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो दैट वाज अ मेजर लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, तो ये पहला लिमिटेशन हमने देखा। अब हम दूसरा लिमिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए हम टेबल पे जाते हैं। टेबल देखते जरा। देखो इस टेबल में क्या खास बात है कि जैसे हम आगे जाते हैं टेबल, तो एटॉमिक मास जो है वो बढ़ता है। सही है ना? देखो यहां पे 1 है, यहां पे 7 है अप्रोक्सीमेटली, फिर 9 है, 10 है। ठीक, ये हमने लिखा भी है यहां पे। बट कहीं कहीं पे उल्टा भी हो रहा होगा, आप ध्यान से देखो। देखो मैं आपको दिखाता हूं, मेरे को भी नहीं मिल रहा है। यहां देखो 127 एंड 126 क्या दिखाई दिया स्टूडेंट्स? आप आगे जा रहे हो और एटॉमिक मास जो है वो कम हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये जो है ये टेलुरियम है, इसका ये है टेलुरियम एलिमेंट है। और ये आई जो है वो आयोडीन है। ये तो आपको समझ में ही रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कायदे से यहां पर आयोडीन होना चाहिए था और यहां पे टेलुरियम होना चाहिए था। ठीक, मेंडलीव ने पहले ऐसे ही रखा था, यहां आयोडीन रखा और यहां टेलुरियम रखा। लेकिन आयोडीन को यहां पे रखने का मतलब यह था कि उसकी प्रॉपर्टी इस ग्रुप से मैच होनी चाहिए, इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट से मैच होनी चाहिए। टेलुरियम को यहां पे रखने का मतलब था कि इसकी प्रॉपर्टी इस ग्रुप के लोगों से मैच होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा था। मेंडलीव ने देखा ऐसा नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि एक्चुअली में आयोडीन की जो प्रॉपर्टी है वो इस ग्रुप से मैच हो रही थी, इस ग्रुप से, और जो टेलुरियम है उसकी प्रॉपर्टीज इस ग्रुप से मैच हो रही थी। इसलिए उन्होंने दोनों को उल्टा करके ऐसे लिखा है। ठीक है, इसलिए उन्होंने दोनों को उल्टा कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एटॉमिक मास का रूल जो है वायलेट हो गया। अब क्यों ये रूल वायलेट करना पड़ रहा है यहां पे, ये मेंडलीव को पता नहीं था, इसलिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो दैट वाज अनदर लिमिटेशन। और एक्चुअली में ये जो गड़बड़ी है वो सिर्फ यहीं पर नहीं हो रही है, और भी कई जगह पे हो रही है इस टेबल में, आप ध्यान देंगे तो। अब यहां पे देखो कोबाल्ट एंड निकल, ध्यान दो। कोबाल्ट का एटॉमिक मास देखो 58.9 और निकल का 58.7। मतलब आप आगे जा रहे हो और एटॉमिक मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कायदे से तो निकल यहां होना चाहिए था और कोबाल्ट यहां होना चाहिए था एटॉमिक मास के रूल से। मेंडलीव ने पहले ऐसा पुट भी किया था, फिर प्रॉपर्टी के बेस पे उन्होंने उल्टा कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो लिमिटेशन है इसको भी हम जरा लिख डालेंगे। ये हमारी सेकंड लिमिटेशन हो गई। एट सम लोकेशंस एलिमेंट्स वेयर पुट इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक मास। डिक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखे गए थे। जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल में कोबाल्ट और निकल का, टेलुरियम और आयोडीन का। दिस वाज नॉट एक्सप्लेन बाय मेंडलीव। ये मेंडलीव को भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के साथ। तीसरी जो प्रॉब्लम थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के साथ, वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखें आप इस टेबल में मेंडलीव ने हाइड्रोजन को कहां रखा है, देखें आप
यहां रखा है, हाइड्रोजन को यहां रखा गया है, ठीक है, मतलब ग्रुप वन में रखा गया है। तो ग्रुप वन में रखने का मतलब है कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो लिथियम, सोडियम, पोटासियम वगैरह से मिलती जुलती होंगी। बट द पॉइंट इज कि हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस ग्रुप के एलिमेंट से भी मिलती है, ग्रुप 7 के एलिमेंट से भी मिलती है। तो आइए देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज इस ग्रुप से मिलती है हाइड्रोजन की और कौन सी प्रॉपर्टी इस ग्रुप से मिलती है हाइड्रोजन की। लेट्स हैव अ लुक। सो विल राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन सिमिलर टू ग्रुप वन। सिमिलर टू ग्रुप वन मतलब सोडियम, पोटाशियम, लिथियम वगैरह से कौन सी प्रॉपर्टी उसकी सिमिलर है। लेट्स हैव अ लुक। तो मैं आपको बताऊं कौन सी प्रॉपर्टी। तो हाइड्रोजन फॉर्म्स मेनी कंपाउंड्स in same way as sodium, potassium, lithium etc. do। ठीक है, हाइड्रोजन बहुत सारे कंपाउंड्स वैसे ही बनाता है जैसे कि ये एलिमेंट्स बनाते हैं। जैसे मैं आपको सोडियम से कंपेयर करके बताता हूं हाइड्रोजन को, सोडियम से कंपेयर करके। सोडियम के हम कुछ कंपाउंड्स की बात करते हैं, देखो आप NaCl, सोडियम बनाता है NaCl, नमक, ये वो नमक है, सॉल्ट है जो हम रोज खाते हैं, नमक। Na2O, ओके, Na2S, ये कुछ सोडियम के कंपाउंड्स हैं। वैसे पोटाशियम, लिथियम वगैरह के भी इसी तरह के कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोजन के भी ऐसे ही कंपाउंड्स होते हैं, HCl, पता होगा आपको, एसिड है ये, एसिड। H2O, पानी, पानी पीते हैं हम रोज। H2S। अब देखो यहां पर सोडियम था, उसकी जगह पे हाइड्रोजन है। यहां पे सोडियम था, कुछ वैसा ही केमिकल फॉर्मूला है, बस हाइड्रोजन है। यहां पे सोडियम था, कुछ वैसा ही केमिकल फॉर्मूला है, यहां पे हाइड्रोजन। तो जिस तरह के कंपाउंड सोडियम बना रहा है, जिस तरह के कंपाउंड पोटाशियम और लिथियम बनाते हैं, वैसे कंपाउंड हाइड्रोजन ही बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम से मिलती जुलती है, सोडियम से मिलती जुलती है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि विच प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर टू ग्रुप वन। तो आपको समझ में आई बात। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन सिमिलर टू ग्रुप 7। सिमिलर टू ग्रुप 7, ग्रुप 7 मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। तो ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ वैसी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की भी है। कौन सी प्रॉपर्टी उसमें से कुछ देखेंगे हम। तो लेट मी राइट डाउन, लाइक दीज एलिमेंट्स, लाइक दीज एलिमेंट्स, दीज मतलब ये एलिमेंट्स, लाइक दीज एलिमेंट्स हाइड्रोजन ऑल्सो फॉर्म्स डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल समझते हो आप। देखो जैसे ये क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन का एटम है, ओके। क्लोरीन के मॉलिक्यूल की बात करें तो वो ये है क्लोरीन का मॉलिक्यूल। दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, मॉलिक्यूल ऑफ। इसको वो डायटॉमिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दो एटम्स हैं क्लोरीन के, दो एटम्स, ठीक है, टू एटम्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल। वैसे फ्लोरीन का भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। अब देखें ये मॉलिक्यूल है फ्लोरीन का, दो एटम्स है, ब्रोमीन का भी। उसी तरह से हाइड्रोजन का भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ओके। जिस तरह से क्लोरीन डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, जिस तरह से फ्लोरीन डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, जिस तरह से ब्रोमीन डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, उसी तरह से हाइड्रोजन भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। जबकि सोडियम, पोटासियम की हम बात करें तो वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाते, वो नहीं बनाते। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मिलती जुलती है, इन सबसे मिलती जुलती है, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स, ठीक है। और भी एक बात लिख सकते हैं हम कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स with many metals and non-metals very much like these elements। मतलब ये तो सिंपल सी बात है कि
जिस तरह से ये एलिमेंट बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिएक्ट करते हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन भी करता है। ओके, तो बेसिक पॉइंट मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं, ये सब तो उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 वाले एलिमेंट से मैच कर रही है, ठीक है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, और हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी जो है ग्रुप 7 वाले एलिमेंट से भी मैच कर रही है, जैसा कि मैंने आपको यहां पे। तो फिर आप बताओ कि हाइड्रोजन को जो ग्रुप 1 में रखा गया मेंडलीव द्वारा, वो क्या जस्टिफाइड है? क्या वो जस्टिफाइड है? क्या वो सही है? क्या वो इंसाफ है? नहीं। हाइड्रोजन को तो यहां भी रखा जा सकता था, ग्रुप 7 में भी, ठीक है। देखा जाए तो यहां भी रखने में प्रॉब्लम है, मतलब हाइड्रोजन को कहां रखा जाए, इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल। कुछ प्रॉपर्टीज यहां के अकॉर्डिंग है और कुछ प्रॉपर्टीज यहां के अकॉर्डिंग है। तो मेंडलीव ने इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं बताया, उसने बस हाइड्रोजन को यहां रख दिया और कुछ एक्सप्लेन नहीं किया ज्यादा, बस यहां रख दिया। यहां क्यों नहीं रखा, ये उसने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। तो ये तीसरा लिमिटेशन था जिसको हमें लिख लेना चाहिए। तो लेट्स राइट प्रॉपर्टीज of hydrogen are similar to group 1 as well as group 7. Some properties of hydrogen are similar to group 1 and some to group 7. But Mendeleev put hydrogen in group 1 without any proper explanation. This is a limitation of his table. ठीक है, समझ लिया हमने। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया कि कौन सी 3 प्रॉब्लम्स थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के साथ, जिसके कारण उसको रिजेक्ट किया गया और आज हम उसको यूज नहीं करते। हालांकि अभी हमने बात खत्म नहीं की है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं मेंडलीव पीरियड को। ओके, उससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर रहेगा। तो आप देखिए, सबसे पहले तो हमने बात की थी कि मेंडलीव बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। फिर हमने उनका ये पीरियड देखा। इस पीरियड की 2 खास बात थी, 2 बातों का मेंडलीव ने ख्याल रखा था इसको बनाते थे। पहली बात थी ये, क्या कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एटॉमिक मास बढ़ता है, सही है। दूसरा उन्होंने कुछ गैप्स छोड़े थे, गैप्स। क्यों गैप्स छोड़े थे, उसका फंडा मैंने आपको बताया था। वो ऐसा चाहते थे कि एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हो उनकी प्रॉपर्टीज सेम, सही, उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, ऐसा उन्होंने किया। फिर हमने देखा था कि वो टेबल बनाते टाइम उन्होंने खासकर 2 प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था एलिमेंट्स की, खासकर 2 प्रॉपर्टीज। एक तो कि वो ऑक्साइड्स कैसा बनाती है, किस केमिकल फॉर्मूले का ऑक्साइड बनाती है। जैसे हमने देखा था, ये सबका एक टाइप का केमिकल फॉर्मूला है, इन सबका एक टाइप का केमिकल फॉर्मूला, तो मतलब ये सब सेम हो गए, सेम प्रॉपर्टी के हो गए, ये सब सेम प्रॉपर्टी के हो गए। वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स को भी स्टडी किया था, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, ये 2 मेन प्रॉपर्टीज थी जिसको मेंडलीव ने स्टडी किया था, वो टेबल बनाते थे। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेशंस थी, जिसके कारण उसको फाइनली रिजेक्ट किया गया। पहला आइसोटोप्स वाली प्रॉब्लम बताई थी मैंने, कि 2 आइसोटोप जिसका डिफरेंट एटॉमिक मास था उसको भी सेम जगह पे ही रखा गया। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जैसे कोबाल्ट और निकल की जगह एक्सचेंज की गई थी, टेलुरियम और आयोडीन की जगह भी एक्सचेंज की गई थी, डिटेल में हमने देखा था। और तीसरा तो अभी हमने देखा कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेके भी कंट्रोवर्सी थी। ओके, अब आप देखें, हालांकि ये प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को हम यूज नहीं करते, बट उसके बहुत खास बातें भी थी, उसकी बहुत सारी मेरिट्स भी थी। तो क्या खास बात थी, क्या मेरिट्स थे इस पीरियोडिक टेबल की, वो हम देखते हैं। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था तो 63 एलिमेंट्स ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके थे, इतने एलिमेंट्स के बारे में हमें पता था। लेकिन आज फाइनली 115 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता है। इतने एलिमेंट्स मेंडलीव के टाइम में पता थे और उसके बाद बहुत सारे नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए।
देखो मेंडेलीव ने बहुत ही अमेजिंग और महान काम किया। बहुत सारे एलिमेंट्स जो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले थे, जिनके बारे में अभी नहीं पता था, मेंडेलीव ने उनके बारे में अभी बता दिया कि यार इस टाइप के एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होंगे। पहले ही बता दिया कि ऐसे टाइप के एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिट था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का। इस बात को हम लिख लेते हैं कि मेंडेलीव predicted the existence and properties of many elements to be discovered in future. Mendeleev predicted the existence and properties of many elements to be discovered in future. कैसे मेंडेलीव ने ये काम किया? लेट्स हैव अ लुक। देखो ये मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल हमने देखा है और इसमें बहुत सारे गैप्स हैं। कैसे आए वो गैप्स, वो भी हमने देखा। जैसे यहां पे देखो, यहां पर एक गैप है, यहां पे गैप है, यहां पे गैप। तो मेंडेलीव ने बोला कि फ्यूचर में कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा, जो यहां पर फिट आएगा, मतलब उसका एटॉमिक मास जो है इसके और इसके बीच में, इसलिए वो यहां फिट आएगा। वैसे मेंडेलीव ने बोला कि कोई ऐसा एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होगा जो यहां फिट आएगा। एक ऐसा एलिमेंट भी डिस्कवर होगा जो यहां फिट आएगा। तो इस तरीके से मेंडेलीव ने गेस किया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स और डिस्कवर होंगे जो इन गैप्स में फिट आएंगे। ओके, यहां पर जो एलिमेंट प्रेडिक्ट किया मेंडेलीव ने, उसको मैं एलिमेंट 1 बोल रहा हूं। यहां पर जो प्रेडिक्ट किया उसको 2 और यहां पे जो प्रेडिक्ट किया उसको 3। तो यहां पर जो एलिमेंट उसने प्रेडिक्ट किया मेंडेलीव ने, उसका नाम उन्होंने रखा अक्का बोरोन। नंबर 2 पे उन्होंने जो एलिमेंट प्रेडिक्ट किया उसका नाम उन्होंने रखा अक्का एल्यूमिनियम। नंबर 3 पे उन्होंने जो एलिमेंट प्रेडिक्ट किया उसका नाम उन्होंने रखा अक्का सिलिकन। वैसे और भी एलिमेंट्स उन्होंने प्रेडिक्ट किए। ये नाम कैसे रखे वो तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप समझ ही रहे होंगे। अक्का बोरोन क्योंकि वो बोरोन के नीचे आ रहा था, अक्का अल्युमिनियम के नीचे, अक्का सिलिकन के नीचे। ओके, जैसे इतना ही नहीं, उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया कि ये जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। जैसे अक्का अल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज उन्होंने क्या बताई, मैं आपको बताता हूं। अक्का अल्युमिनियम कि उन्होंने प्रॉपर्टीज बताई कि अक्का अल्युमिनियम एक एलिमेंट डिस्कवर होगा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी, जैसे कि उसका एटॉमिक मास जो है वो 68 के लगभग होगा। उसकी जो डेंसिटी होगी, उसकी डेंसिटी 5.9 ग्राम पर सेंटीक्यूब आएगी। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो बहुत कम आएगा, बहुत लो आएगा। उसके जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, जैसे कि वो जो क्लोराइड बनाएगा, क्लोराइड मतलब क्लोरीन के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो इस केमिकल फॉर्मूले का वो क्लोराइड कंपाउंड बनाएगा, ऐसा कुछ कंपाउंड बनाएगा। ये क्या है यहां पे, ये मतलब अक्का अल्युमिनियम। ठीक है, वैसे उन्होंने बताया कि वो ऑक्साइड कैसे बनाएगा, ये 2O3, तो इस केमिकल फॉर्मूले का वो ऑक्साइड बनाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग बात थी। उन्होंने बता दिया कि ऐसी प्रॉपर्टीज का एक एलिमेंट डिस्कवर होगा फ्यूचर में कभी, बहुत ही महान बात थी। और एक्चुअली बताया ऐसा हुआ भी, एक एलिमेंट ऐसा डिस्कवर हुआ बाद में जाके जिसकी प्रॉपर्टीज से बहुत मिलती जुलती थी। एग्जैक्टली सेम तो नहीं, बट बहुत मिलती जुलती थी। जैसे उसका एटॉमिक मास आया 69.7, उसकी डेंसिटी आई 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसकी मेल्टिंग पॉइंट सही में लो आई, और उसका क्लोराइड कुछ इसी फॉर्मूले का बना, उसका ऑक्साइड जो है वो भी कुछ इसी फॉर्मूले का बना। ओके, तो एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर हुआ भी जिसकी प्रॉपर्टीज अक्का अल्युमिनियम जैसी थी। हालांकि उसका नाम रखा गया गैलियम। ठीक है, उसका नाम अक्का अल्युमिनियम नहीं, गैलियम रखा। और वो गैलियम जो है वो एग्जैक्टली यहीं पर फिट है इस टेबल में। तो आप देख सकते हैं एटॉमिक मास 68 प्रेडिक्ट किया गया था, लगभग सेम ही आया, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डेंसिटी तो सेम ही आई, मेल्टिंग पॉइंट लो प्रेडिक्ट किया गया था, लो ही आया। और उसका क्लोराइड इस केमिकल फॉर्मूले का बनेगा, वैसा ही आया। गैलियम के फॉर्म में अगर हम वो फॉर्मूला लिखेंगे तो आएगा गैलियम क्लोराइड। वैसे ऑक्साइड भी बिल्कुल वैसा ही आया, गैलियम ऑक्साइड। समझ लो मेरी बात। दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ मेंडेलीव
कि यार जो चीज बाद में कभी हम डिस्कवर कर पाएंगे उसके बारे में उसने पहले ही बता दिया। ये तो मैंने आपको अक्का अल्युमिनियम का एग्जांपल दिया, वैसे उसने अक्का बोरोन की भी प्रॉपर्टीज बताई थी। और वैसी प्रॉपर्टी का एक एलिमेंट मिला बाद में जिसका नाम रखा गया स्कैंडियम। स्कैंडियम, अक्का अल्युमिनियम का नाम तो आया गैलियम। जैसे अक्का सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज बताई थी मेंडेलिव ने, वैसी प्रॉपर्टीज का एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ और उसका नाम रखा गया जर्मेनियम। जर्मेनियम, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या था, तो आप बोलेंगे कि उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो बाद में डिस्कवर होने वाले थे उनके बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज पहले ही बता दी, जैसा कि हमने लास्ट लाइन में लिखा भी था। तो स्टूडेंट थोड़ा समराइज कर लें हम कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो हमने ये देखा बेसिकली कि 115 एलिमेंट्स होते हैं, तो सबको अगर हम अलग अलग पढ़ना चाहेंगे तो बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगेगा, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी केमिस्ट्री। इसलिए इट्स गुड कि हम इसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लें, एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लें। तो हमने देखा कि क्या क्या टेक्निक्स लोगों ने यूज की उनको ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए। सबसे पहले डोबेनियर ने कोशिश की थी, डोबेनियर ट्रेड्स हमने देखा। याद करें कि आप उसमें क्या था, तीन ट्रेड्स बनाए थे डोबेनियर ने और हर ट्रेड में 3 एलिमेंट डाले थे उन्होंने। फिर हमने देखा कि वो फेल हो गया क्योंकि ऑब्वियसली उसमें सारे एलिमेंट्स की बात नहीं की गई थी। फिर हमने देखा कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है, वो भी आप थोड़ा रिकॉल करें, पीछे जाके देखें वीडियो में कि क्या मैंने इसमें बताया था आपको। फिर हमने वेरी इंपॉर्टेंटली देखा कि मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल क्या होता है, अभी अभी हमने देखा। फिर वो भी क्यों फेल हुआ वो हमने देखा। हालांकि मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। क्या था वो, क्या था स्टूडेंट्स? वो था डिस्कवरी ऑफ अननोन एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स के बारे में अभी पता नहीं था, जो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले थे, उनके बारे में मेंडेलिव ने अपने पीरियोडिक टेबल से पहले ही बता दिया कि यार इस टाइप का कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा आगे जाके। ओके, तो इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ के नया क्लासिफिकेशन देखेंगे जो आज एक्चुअली यूज होता है, तो पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखेंगे हम, यूज मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल बेस्ड है ये क्वेश्चन। यूज मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल to predict the formula of oxides of the following elements। अच्छा, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, उनका फॉर्मूला पता करना है यूजिंग मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल बना ले यहां पे। तो ये है हमारा मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। तो सबके ऑक्साइड्स बताने हैं। पोटाशियम सबसे पहले है, पोटाशियम इस टेबल में पहले आप लोकेट करो, कहां है, ये रहा पोटाशियम। ठीक है, इस ग्रुप 1 में देखो, इसके ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला है R2O। तो सॉल्यूशन ऑफ 1। तो पोटाशियम का जो ऑक्साइड होगा उसका फॉर्मूला होगा R2O के फॉर्म का, मतलब K2। ठीक है, फिर है C फॉर कार्बन। कार्बन कहां पे, ये खोजना पड़ेगा आपको, ये रहा कार्बन। ठीक है, कार्बन का जनरल फॉर्म जो होगा वो ऑक्साइड का, दैट इज RO2 यानी C2, R की जगह पे C लिख दिया। अब अल्युमिनियम खोजो आप, अल्युमिनियम ये रहा। तो अल्युमिनियम के लिए जनरल फॉर्मूला R2O3 यानी Al2O3, R की जगह पे Al लिख दिया। सिलिकन ये रहा, उसके लिए RO2। तो सिलिकन के लिए RO2, R की जगह सिलिकन O2। बचा बेरियम कहां देखें, ये रहा बेरियम नीचे, बेरियम, उसके लिए RO यानी बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन क्या था, यूज मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो हमने ऑक्साइड का फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर लिया। अब देखें सबके लिए थोड़ा अलग अलग टाइप का आया है, तो ये डन हो गया क्वेश्चन हमारा। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए स्टूडेंट्स हम। तो दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिसाइड्स गैलियम, ध्यान से देखेंगे, बिसाइड्स गैलियम which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table? Besides gallium, which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table? Okay, तो हमने देखा ये गैलियम
जर्मेनियम एंड टू स्कैंडियम। स्कैंडियम। तो हमने देखा ही था कि मेंडलीव ने कैसे डिस्कवरी के पहले ही कुछ एलिमेंट्स की बात कर ली थी। गैलियम था उसमें, जर्मेनियम था, स्कैंडियम था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। क्या है देखें, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने कौन से क्राइटेरिया यूज किए थे अपना पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। तो हमने देखा ये, बस को लिखना है ढंग से, आपको ऐसे लिखने आना भी चाहिए। तो मैं आपको लिख के बताता हूं क्या लिखना है आपको। तो देखो हमने लिखा है यहां पे, मेंडलीव यूज्ड फॉलोइंग क्राइटेरिया। मेंडलीव ने ये फॉलोइंग क्राइटेरिया यूज किए थे अपना टेबल बनाने के लिए। पहला क्या है स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो ये बात हमने देखी है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, राइट। दूसरा क्राइटेरिया जो यूज किया था उसने, वो था ग्रुपिंग एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। ग्रुपिंग एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। तो ये दो बेसिक फंडेज थे जो मेंडलीव ने यूज किए थे। एक तो एटॉमिक मास का यूज किया था कि इस तरह से अरेंज किए जाए एलिमेंट्स ताकि टेबल में आगे जाने पे एटॉमिक मास बढ़े, ठीक। दूसरा, इस तरह से अरेंजमेंट किया गया था गैप वैप छोड़ के, ताकि सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आए। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम यहां पे। लेट्स हैव अ लुक। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस है यहां पे आपके लिए, आप पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, दैट विल बी गुड। ओके, तो आप ट्राई करें। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको अपना सॉल्यूशन बताता हूं। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ एक्स वाई जेड आर एलिमेंट्स ऑफ अ डेबेनियस ट्रायड। अच्छा, ये डेबेनियस ट्रायड पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो डेबेनियस ट्रायड के 3 एलिमेंट्स है हमारे पास। कौन कौन से? एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड एटॉमिक मास ऑफ वाई। वाई का एटॉमिक मास हमें पता करना है। ओके, और देखिए क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ एक्स दिया हुआ है 10, एटॉमिक मास ऑफ जेड दिया हुआ है 20। ओके, तो क्या करेंगे? तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि बीच वाला जो एलिमेंट होता है डेबेनियस ट्रायड में, बीच वाला जो एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ वाई, जो बीच वाला एलिमेंट है, इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड जेड। ठीक है, बीच वाले का जो एटॉमिक मास होता है वो बाकी दोनों के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन होता है, राइट। तो वो हमारे पास आ जाएगा, यानी इसका 10 और इसका 20, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 15। दैट इज आवर आंसर। हो गया सॉल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सही है। वैसे ये वाला भी देखते हैं स्टूडेंट्स। अप टू विच एलिमेंट इन न्यूलैंड्स टेबल वाज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एप्लीकेबल। अच्छा, तो न्यूलैंड का टेबल हमने देखा था, और वो हमने देखा था कि कुछ ही एलिमेंट तक के लिए वो एप्लीकेबल होता है। तो वही पूछा गया है, अप टू विच एलिमेंट इन न्यूलैंड्स टेबल वाज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एप्लीकेबल। याद है आपको? कैल्शियम। ओके, अगर आपको याद नहीं है तो आप देख सकते हैं, पीछे वीडियो को करके हमने पढ़ा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर विच वाज गैप लेफ्ट इन मेंडलीव्स टेबल। ओके, ऐसा क्वेश्चन तो थोड़ी देर पहले भी हमने देखा है। तो वो था गैलियम, जर्मेनियम, अल्युमिनियम नहीं, इसके लिए नहीं, और सिलिकॉन के लिए भी नहीं। ओके, सो दीज आर सम क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे और एक हम नया टाइप का पीरियोडिक टेबल देखना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यही पीरियोडिक टेबल होता है जो आज यूज किया जाता है। इसको समझने से पहले हमें कुछ और चीजें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे कि वैलेंसी क्या चीज होती है। तो बहुत चांसेस है कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी, क्योंकि लोअर क्लासेस में आप ये पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हो सकता है आपको नहीं पता हो, इसलिए हम पहले ये देखेंगे, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे जाएंगे। इन केस अगर आपको ये दोनों चीजें आती हैं अच्छे से, कोई डाउट नहीं है आपको,
तो फिर आप उसको स्किप करके डायरेक्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। लेट्स गो हेड। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है, तो उनके साथ भी शेयर करें।